हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा 247 में। मैं हितन राज पुरोहित आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर लेके आया हूँ। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो थर्ड वीक ऑफ मई कवर करने वाले हैं। बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है वो सब के सब आज अपने कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप कनेक्ट करिएगा। पहला आज का न्यूज़ है, डे से स्टार्ट करेंगे, दिन से स्टार्ट करेंगे। ऐसे डेज अपने कवर करेंगे जो मोस्ट IMP है। पहला दिन हमारा कौन सा है? 12 मई को आपका इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। क्या है? नर्सेज डे मनाए। जितने भी डेज अपने कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब डे क्यों मनाए जाते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले। तो नर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसके ऑनर के लिए मनाया जाता है? तो ऑनर किसके लिए है भैया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1820 के अंदर और मृत्यु हुई थी 1910 के अंदर। ये उनका पूरा जीवन काल है। ओके, अब एक्चुअली उनको क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग भी बोला जाता है। और बोले क्यों उनके नाम से ही और उनके ऑनर करने के लिए आपका इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। उसके पीछे कारण, एक वॉर हुआ था और वॉर का था आपका क्रीमियन वॉर था। उसके अंदर उन्होंने एक्चुअली जो सिपाही थे, सैनिक थे, ठीक है, जो घायल सैनिक थे, उनकी उन्होंने काफी अच्छे से केयर की थी, संभाला था मिलिट्री के अंदर, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनके ऑनर में ये इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। एक्चुअली उनका एक निक नेम भी था, निक नेम था लेडी विद द लैम्प। ओके, याद रखना, एसएससी सीजीएल के अंदर ये पूछा भी हुआ है कि लेडी विद द लैम्प के हिसाब से निकनेम किसका था? तो आपका आंसर रहेगा नाइटिंगेल। ओके, अब जितने भी जो डेज रहते हैं उनके थीम लाइंस भी रहते हैं, थीम्स भी हमें पता होना चाहिए। तो थीम इसका है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक्स। और जो यूएस ने 1982 के अंदर इसको एक प्रकार से डेजिग्नेटेड किया था, इस डे को और डिक्लेयर किया था। क्लियर है? तो पहला न्यूज आपका कवर हो जाता है। सेकेंड न्यूज पे अपने आते हैं। सेकेंड न्यूज है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली के बारे में बात करते हैं। ओके, ये भी ऑफ कोर्स यूएन जनरल असेंबली 1993 के अंदर ये हमें घोषित किया था कि 15 मई को, एवरी 15 मई को क्या कौन सा डे बनाया जाएगा? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली बनाया जाएगा। थीम इसकी काफी बड़ी है, एक बार उन्हें देख लेते हैं। फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, देख सकते हो आपके सामने फोटो है, बढ़िया सी फैमिली है, काफी प्यारी फैमिली लग रही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे बढ़े। चलो, तो दो इधर न्यूज अपने कवर कर लिया और दोनों इंपोर्टेंट डेज के हिसाब से ही थी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस लॉन्चेस द नई दिशा टू द री इंटीग्रेट द स्कूल ड्रॉप आउट्स। एक्चुअली इसके अंदर है कि दिल्ली पुलिस क्या करेगी? ओके, जो ड्रॉप आउट हो जाता है, जो बच्चे, ठीक है, जो फेल अपने आप वो फेल मान लेते हैं कि क्या बीच में ही अपनी जो पढ़ाई है, एजुकेशन छोड़ देते हैं, तो उनको घर घर जाएंगे, उनको अवेयर करेंगे, उनसे फैमिली को पूछेंगे कि भैया क्या रीजन रहा जिसकी वजह से आप आगे अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर रहे, ठीक है। और यही एक प्रकार से मुहिम चल रही है। उस मुहिम का नाम क्या है? नई दिशा। एक बार इसकी डिटेल अपने देख लेते हैं। डिटेल क्या बोल रहा है? दिल्ली पुलिस हैज लॉन्चेस अ कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव। टाइटल क्या है? नई दिशा। नाम भी काफी बढ़िया है, नई दिशा, डायरेक्शन। ओके, अ पाथ बैक टू द लर्निंग। ओके, अ path back to the learning to break out of the school children back into the education system. Okay, इनिशिएटिव में क्या होगा कि दिल्ली की पर्सोनल है, ठीक है, जो पुलिस पर्सोनल है, विजिटिंग द होम्स ऑफ द स्कूल dropouts, engaging directly with the children and their families to identify the reason behind the leaving school and encourage them to resume their the education. Okay, अब अपने एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ऐसे बन सकता है कि भैया नई दिशा इनिशिएटिव है, वो कौन से स्टेट या कौन से पुलिस ने ये स्टार्ट किया? तो आपका आंसर रहेगा दिल्ली पुलिस। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अपॉइंटमेंट के, और मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि अपने इंडिया के नए सीजीआई हमें मिल गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाम क्या है इनका? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई करके नाम आप देख सकते हो। नाम इजीली अपने याद भी रख सकते हैं, राम और कृष्ण, ठीक है, राम जी और कृष्ण का कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं, राम कृष्ण। ओके, कौन से नंबर के आपके सीजीआई अपने इंडिया के? 52 नंबर के, 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। देखो, इनका फोटो भी आपके सामने इस प्रकार से आप देख सकते हो। फोटो से क्या हमारी मेमोरी है वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। अब इनके बारे में देखते हैं, अब किसने अपॉइंट किया है, कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? ऑफ कोर्स अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यही इसके अंदर लिखा हुआ है, राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको अपॉइंट किया गया। एक प्रकार से द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट राष्ट्रपति भवन। क्लियर है?
अब और कुछ डिटेल जानते हैं गवाही के बारे में। ओके, ये एक्चुअली क्या है, फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट, उनका धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म को ये मानने वाले व्यक्ति हैं। ओके, और इनका टेन्योर की बात करते हैं। देखो जितने भी सीजीआई वगैरह है, इनका जो मैक्स जो टेन्योर रहता है, जब तक उनकी 65 साल नहीं हो जाता, 65 ईयर नहीं हो जाता, तब तक वो रिटायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो इनका ऐसा बोला, जितना उनका जो 65 साल के लिए जो टर्म बचा हुआ है वो ओनली 6 महीना ही बाकी है। 6 महीने के लिए आपका सीजीआई ये बने हुए हैं, बाद में ये रिटायर हो जाएंगे। ओके, और ये आप इनका टर्म नवंबर 23 2025 तक ये अपने इंडिया के सीजेआई रहने वाले हैं। क्लियर है? चलो, और इसके बारे में देखते हैं। इनका एक्चुअली फादर का बैकग्राउंड में देखा जाए तो इनके फादर एक्चुअली ये बिहार के क्या थे, गवर्नर रह चुके हैं। फादर का नाम है रामकृष्णा सूर्यवन गवाई करके, और ये बोल सकते हैं कि दलित फैमिली से बिलोंग करते थे और काफी पॉपुलर थे। ओके, और उनके पापा को दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। दादा साहेब वॉज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार एंड अ प्रोमिनेंट दलित लीडर। डिटेल इनफ है, ठीक है। इनके बारे में आपने जान लिया, क्यों ना एक काम करते सीजीआई के बारे में थोड़ा जान लिया जाए, क्योंकि एक बहुत उच्चतम आप ये पद है, ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज के पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखो सीजीआई जो रहता है ना, अगर हमें सीजीआई बनना है तो कुछ क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए, और पहली क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला इसके अंदर वो सिटीजन लिखा हुआ है, ये कंडीशन। सेकंड ऐसा है, सेकंड में ऐसा लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 5 साल का उनके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि सर्व क्या होना चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जज का पद होना चाहिए। और अगर वो एडवोकेट है तो उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यही लिखा हुआ है थर्ड लाइन के अंदर, हैव बीन अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। डन। अब कौन अपॉइंट करता है, कौन सी धारा लगती है, कौन सा आर्टिकल लगता है, ये भी देखा जाए, क्योंकि एसएससी के पेपर हो गया, बैंक के पेपर हो गए, डे बाय डे इनका करंट अफेयर के हार्ड होता जा रहा है, तो ये भी अपना थोड़ा जो स्टेडिक है वो थोड़ा अपने इधर देख रहे हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द सीजीआई अंडर आर्टिकल 124 124 और ब्रैकेट में आपका रहेगा 2 वाला। ओके, कौन रिकमेंड करता है, एक्चुअली प्रोसेस क्या चलता है, जो अपने इंडिया के जो लॉ मिनिस्टर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर है वो रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं अपने इंडिया की सीजेआई। ये पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है। देख लेते हैं। द यूनियन लॉ मिनिस्टर फॉरवर्ड्स द रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हु देन एडवाइस द प्रेसिडेंट। ओके, अब बोले कौन बनता है सीजीआई, तो हाई कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियर मोस्ट जज रहता है वही सीजीआई बनता है। ये 1993 के अंदर एक प्रकार से कानून बनाया गया, आप बोल सकते हैं कि वही आपका सीजीआई बनेगा। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, एक ट्रेडिशन था, चला आ रहा था। ओके, तो एज पर द सेकेंड जज केस 1993 द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज इज अपॉइंटेड एज द सीजेआई। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट न्यूज पे अपने आ जाता है। ये भी एक अपॉइंटमेंट है। ओके, अपॉइंटमेंट किसके रिलेटेड है, यूपीएससी के रिलेटेड है। यूपीएससी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, अब क्या भाई साहब का नाम क्या है, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार अपॉइंट हुए यूपीएससी के चेयरमैन। मोस्ट आईएमपी से आप बोल सकते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ द कमीशन हैव अ टर्म ऑफ 6 ईयर एंड टिल दे अटेंड द एज ऑफ द 65 ईयर्स। ओके, तो एक प्रकार से ये वाला सीजीआई की तरह ही हुआ, या तो 6 ईयर का उनका टर्म रहेगा, या तो 65 साल, जो पहले हो जाएगा वो उसमें वो रिटायर हो जाएंगे, वो हट जाएंगे उस पोस्ट पे। ओके, तो अजय कुमार आपको नाम याद रखना है, और फिर अक्टूबर 2027 के अंदर ये 65 साल के हो जाएंगे, तो तब तक तो एक बार इनका नाम आप याद कर दो, 2 साल तक तो यही रहने वाले हैं, तो प्रॉब्लम नहीं, पंगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार से अजय कुमार आपके दिखते हैं। ओके, अब देखते हैं ये पब्लिक सर्विस कमीशन होता भी क्या है। ओके, तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्या जो एक प्रकार से रिक्रूटमेंट करता है, जैसे बैंक की एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, आईबीपीएस करके एक बॉडी है वो करवाती है, वैसे ही सिविल सर्विसेज की जो अब सिविल सर्विसेज के लिए कौन कौन सी आपकी सिविल जो आप बोल सकते हैं एग्जाम की पोस्ट कौन कौन सी है, तो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये वाली एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया है, वो आपका कौन सा है, यूपीएससी करके एक बॉडी है। ओके, तो इसके अंदर और थोड़ा देख लेते हैं, संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थोड़ा अपने देख लेते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन होता भी क्या है। तो आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट इज इंटाइटल्ड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग एंड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, वो भी वो क्रिएट कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट के पास पावर है भैया कि वो और भी कोई नई सर्विसेज क्रिएट कर सकता है फ्यूचर के अंदर। ओके,
फिर देख रहे हैं कि सेम जैसे यूपीएससी होता है वैसे स्टेट लेवल पे भी ऐसे आपके स्टेट पीसीएससी वगैरह सब रहते हैं जो ये एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है वगैरह वगैरह। ओके, यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। इसकी और थोड़ी एक बार डिटेल जानते हैं यूपीएससी के बारे में। ओके, देखो आप देख सकते हो, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे क्या रहेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मैंने बोला एसपीएससी रहेगा। ओके, और जो यूपीएससी एक्चुअली करता है इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया, और ये क्या इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, तभी तो मैं इतना आपको डिटेल में पढ़ा रहा होता, बस थोड़ी पढ़ा था। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोविजन कौन से आर्टिकल के अंदर है इस सब का, कि कैसे अपॉइंट होगा, क्या रिमूवल होगा, डिटेल्स अगर देखा जाए तो संविधान में कहाँ लिखा गया, कौन सा पार्ट लगता है, कौन सा आर्टिकल लगता है। तो आर्टिकल लगता है 315 से लेके आर्टिकल 333, और पार्ट आपका रहेगा 14, देख सकते हैं। ओके, क्या इसके अंदर लिखा हो, द प्रोविजन रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी कैसे बनाया जाएगा, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स एंड द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द यूपीएससी, सबका सब इधर मेंशन कर रखा है, अगर आपको पढ़ना हो तो वहां जाके देख सकते हैं। और एज इट इज यूपीएससी के पैरेलल कौन चलता है, एसपीएससी चलता है, ये वाली बात क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज पे चले, चलो 11 दिन का नेशन वाइड आउटरीच कैंपेन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर बिगन किया कर दिया गया है। इसके अंदर क्या रहेगा, तिरंगा यात्रा निकलेगी। आज ही गांधीनगर गुजरात के अंदर आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक तिरंगा यात्रा निकाली है, एक प्रकार से रोड शो किया है, और इससे ये अपने देशों के, अपने जो पब्लिक है, ओके, पीपल के बीच में एक प्रकार से अवेयरनेस फैलाई जाए कि हमने एक ऑपरेशन सिंदूर किया है और उसमें काफ़ी सक्सेस रहा है। ओके, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान भी इसका काफ़ी प्रमोशन कर रहा है, कि उनका कहना है कि वो जीते और हम बोल रहे हैं हम जीते। अब कौन जीता है आपको सबको पता ही है, ठीक है, किसका पलड़ा भारी रहा है। अब क्या है ये तिरंगा यात्रा, तो तिरंगा यात्रा में ये रहेगा पूरे इंडिया में बहुत सारी सिटीज के अंदर टारगेट किया हुआ, वहाँ पर एक प्रकार से रोड शो निकाला जाएगा और लोगों के बीच में एक देशभक्ति का एक माहौल क्रिएट किया जा सकता है। आप बोल सकते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर हमने ये चलाया और वो सक्सेसफुल भी रहा, सफलता भी हमें उसके अंदर मिली। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। जब हमें नीड लगेगी तो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस है उसके बदले इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करेगी। अभी तक उसे पॉज किया हुआ है, ना कि इसे सस्पेंड या टर्मिनेट किया हुआ है। अब क्या है, एक बार डिटेल इसके बारे में देखते हैं। In a significant nationwide outreach efforts, BJP has launched a Tiranga Yatra in various parts of the country to honor the courage and the sacrifice of the Indian Armed Forces following the successful Operation Sindoor, ये जो मैंने बताया, in response to the horrific पहलगाम टेरर अटैक। ऑलरेडी मैंने इस ऑपरेशन के बारे में आपको डिटेल लास्ट वीडियो के अंदर बता दी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो 11 दिन की ये चलेगा। ओके, स्टार्टिंग होगी 13 मई से, ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है ऑपरेशन, या सॉरी ये आपका रहेगा तिरंगा यात्रा। ठीक है, तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं। चलो, एक और डे है इंपॉर्टेंट जो अपने एग्जाम में कई बार, जितने भी डेज में मेरे वीडियो में आपको कवर करा रहा हूं ना, सब के सब कभी ना कोई एग्जाम में रिपीट होता ही है, विशेषकर बैंक और एसएससी के पेपर के अंदर। ठीक है, 17 मई 17 खतरा, हाँ बोल सकते 17 खतरा। अब खतरा कौन सा है, हाइपर टेंशन। आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही टेंशन भी कैसा, हाइपर वाला, ज्यादा, अति। ठीक है, तो 17 कैसे याद रखना है, 17 खतरा। 17 से क्या होगा, अपना जीवन का खतरा हो, कैसे होगा, हाइपर टेंशन से होगा। ठीक है, अब एक्चुअली हाइपरटेंशन होता भी क्या, ये देख लेते हैं। एक्चुअली ब्लड का जो फोर्स रहता है ना, इतना फास्ट हो जाता है, इतना फोर्स से वो ब्लड जो एक प्रकार से रोड करता है, घूमता है। ठीक है, जो हमारी जो आर्टरी की जो वॉल रहती है ना, उसे डैमेज करता है, और उससे वो डैमेज करेगा तो क्या रहेगा, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स है, दिस कैन बी लीड हार्ट, ब्रेन एंड किडनी डैमेज, ये कर सकता है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, इसे हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, is a condition where the force of the blood against the artery wall is a constantly too high। सिंपल है, तो उसे हार्म तो करेगा ही, और हार्म किसे करता है, जो हमारे महत्वपूर्ण हमारे बॉडी के पार्ट्स है, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे किडनी हो, उसे डैमेज करता है। क्लियर है, हाइपरटेंशन के बारे में 17 हाइपरटेंशन हो गया, और क्या होता है ये भी हो गया। अब थीम की बात करें, थीम क्या है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ओके, तो काफी बढ़िया और ब्यूटीफुल आप बोल सकते हैं इसकी थीम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सिक्किम की बात कर रहे हैं। सिक्किम काफी प्यारा अपनी इंडिया का स्टेट है। ठीक है, ये एक प्रकार से स्टेटहुड डे मना रहा है, कौन से नंबर का, 50वें नंबर का। आपको पता ही है कि नहीं पता है, मैं इसके बारे में और डिटेल में बताने वाला हूँ कि सिक्किम अपने इंडिया का पहले पार्ट नहीं था।
ठीक है, इसको हमने एक प्रकार से एक्वायर किया गया है सिक्किम को, काफी ब्यूटीफुल है। ओके, देखते हैं सिक्किम स्टेट टू डे एनुअली ऑन द मई 16 को मनाया जाता है और ये इंडिया में इंटीग्रेट हुआ था। कौन सा स्टेट था उस समय? 22 नंबर का स्टेट था और 1975 में। अब कौन सा अमेंडमेंट लगा था ये भी हमारे लिए काम का बन जाता है। तो स्टेट ऑफ सिक्किम वाज फॉर्म्ड बाय द 36 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1975। तो 36 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट है और 1975, ये आपको याद रखना है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। ओके, सिक्किम इज लोकेटेड, आपको पता है सिक्किम कहां पर? तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आया हुआ है, ठीक है, और बोल सकते हैं काफी स्मॉलेस्ट है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट है अपने इंडिया के अंदर। ओके, लोकेशन आप देख सकते हो इस प्रकार से कुछ हमारा सिक्किम दिखता है। ओके, चलो अब देखते हैं इसके बारे में कि ये सिक्किम नाम भी कैसे रखा गया। हिस्ट्री वगैरह थोड़ी थोड़ी हमें पता होनी चाहिए कि इट डिराइव इट नेम फ्रॉम द लिम्बू। लिम्बू एक प्रकार से ट्राइब है, वंडर द सुहिम, सुहिम मीनिंग द न्यू हाउस, न्यू हाउस एक्चुअली रहता है, ये वर्ड से निकला है। और इसकी कैपिटल कौन सी है? गैंगटोक है, ठीक है। तो ये बात हो गई अबाउट सिक्किम। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी एक प्रकार से अपॉइंटमेंट जैसा ही है, ठीक है। हरवंश चावला, ठीक है, हरवंश चावला टेक्स द चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहले तो ब्रिक्स की बात थोड़ी कर लेते हैं, ठीक है। 2009 में 5 कंट्री ने मिलकर एक संगठन बनाया, वो आपका ब्रिक्स है। अभी 5 नहीं है, अब वो 10 हो गए हैं। एक्चुअली जो 5 देश थे उनके पहले के जो स्पेलिंग रहती है उसका फर्स्ट जो इनिशियल रहता है, फर्स्ट लेटर रहता है, उनसे उन्होंने एक संगठन बनाया। जैसे बी से आपका रहेगा एक प्रकार से ब्रीस हो गया, ठीक है, ब्राजील हो गया, ठीक है, रसिया, इंडिया, चाइना और आपका रहेगा साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था। बढ़ते बढ़ते इसके अंदर यूएई हो गया है, इजिप्ट भी इसके अंदर ऐड हो गया है, ऐसे कंट्री और अभी ऐड हो गए हैं। ओके, आप देख सकते हो कि ये काफी मजबूत संगठन है क्योंकि इसके अंदर रसिया भी है, इंडिया भी है और चाइना भी है। ये अच्छे से काम करता है तो अच्छी बात है, मगर लगता नहीं इस संगठन का कोई खास फ्यूचर होगा। इसमें इंडिया और चाइना को काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी तब ये साथ में चला जाएगा। अदरवाइज हो सकता है जैसे से इंडिया और चाइना की जो दूरियां बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये उसका संगठन डेड हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। या फिर एक और चीज़, ये संगठन हमारे लिए काम कर सकता है कि हमारी जितनी दूरियां बढ़ रही है तो ये दूरियों को खत्म करने का भी काम कर सकता है। जैसे कभी वॉर की स्थिति पैदा हो जाती है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पर इंडिया और चाइना बैठ के बात कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ब्रिक्स के बारे में अब जान लिया। अब क्या है? हरवंश चावला, फाउंडर एंड द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द KR चावला एंड कंपनी एडवोकेट्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो, इंटरनेशनल संगठन के अंदर कभी भी कोई इंडिया का व्यक्ति अपॉइंट होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, और यही रीजन की वजह से मैं आपके लिए ये न्यूज लेके आया हूं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू द कोलैबोरेट ऑन द इश्यू ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट। ओके, और ये कब होगी? 17वें नंबर की ब्रिक्स समिट होने वाली, शेड्यूल ऑन द जुलाई 6 to 7 2025, और ये कहां पर होगी? अब की बार होने वाली है ब्राजील में, रियो डी जेनेरो, ठीक है। तो लोकेशन, टाइम, डेट सब मैंने अपने को बता दिया है। ओके, फ्यूचर में पूछा जाएगा। और ब्राजील अब की बार ब्रिक्स को क्या कर रहा है? चेयर कर रहा है, संभाल रहा है, एंड फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ओके, चलो। इंडियन आर्मी कंडक्टेड द त्रिस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन वेस्ट बंगाल। आपको पता ही है, जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का ये वॉर के हालात पैदा हुए थे और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर है वो लॉन्च किया, तो उसी समय एक्चुअली अभी जो बांग्लादेश के अंदर जो भी गवर्नमेंट है वो आप बोल सकते हैं एंटी इंडिया है ही, वो प्रो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है आप बोल सकते हैं, और है, बोलना भी क्या, वो ऑलरेडी है, ठीक है। उनके एक्शंस तो यही दिखा रहे हैं। हाँ, फ्यूचर में वो अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं हमारे लिए तो ठीक है, मतलब अच्छा तो वो लोग क्या ही करेंगे, बट थोड़ा एक नॉर्मल हमारा रिलेशन हो जाए तो अच्छी बात है। तो जिस हिसाब से उन्होंने, उनके कुछ आर्मी जनरल ने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि हम फ्यूचर के अंदर बांग्लादेश भी इंडिया पे एक वॉर कर सकता है, और वॉर कैसे करेगा? कॉपरेशन के, चाइना के साथ में कॉपरेशन करेगा। तो पहले तो हमारा साथ था कि 2 फ्रंट वॉर हो सकता है फ्यूचर के अंदर, उसमें चाइना रहेगा, एक साइड से वॉर कर सकता है और एक साइड से पाकिस्तान कर सकता है, और इस हिसाब से भी बांग्लादेश की बातें चल रही है तो 3 फ्रंट वॉर हो सकता है, ठीक है। और उनका यही एक प्रकार से उनके आर्मी जनरल, जो रिटायर्ड वाले आर्मी जनरल की बात कर रहा हूँ, करंट उनसे कोई नहीं था, ठीक है, तो वो
ऐसे एक प्लान डिस्कस कर रहे हैं और न्यूज में उन्होंने एक बातें भी बताई कि 3 फ्रंट अगर वॉर किया जाए तो क्या हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा उनके दिमाग में आइडिया भी आ रहा है तो हमें उसके लिए प्रेप तो करना पड़ेगा, प्रिपरेशन तो रहना ही पड़ेगा। तो उस समय ही एक्चुअली इंडियन आर्म फोर्सेस ने क्या कर दिया, एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, आप बोल सकते तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज, ठीक है। वो बांग्लादेश के वो वाले बॉर्डर के मतलब वेस्ट बंगाल के साइड में, वो वेस्ट बंगाल के उसी बॉर्डर पे हुआ कि भैया अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो हम वी आर रेडी, हम रेडी है, ठीक है। कि हम आप लोग ऐसे करोगे तो हमारे पास पूरी चीजें ऑलरेडी हम रेडी है, एक्चुअली हम तीनों साइड से वॉर कर सकते हैं, नहीं भी है तो धीरे धीरे में रेडी होना पड़ेगा। एक्चुअली हम जिस इंडिया का जहां लोकेशन आया है वो थोड़ा सा खराब बोल सकता है, या फिर हम तो सही जगह पर, हमारे जो पड़ोसी है वो खराब है, ठीक है। अब थोड़ा अपने जानते हैं तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज के बारे में। इंडियन Army conducted the Trista Prahar, a large-scale integrated field exercise actually at the Tista field firing range in the West Bengal. Okay, अब इसके और थोड़ी डिटेल देखते हैं क्या क्या हुआ, कैसा कैसा है। तो conducted by the Indian Army's 3 Shakti Corps अंडर द ईस्टर्न कमांड के अंदर एक्चुअली 3 शक्ति कॉर्प्स है। इसके अंदर ऐसा रहेगा कि तीनों हमारी जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है वो साथ में आएगी और द एक्सरसाइज होल्ड सिग्निफिकेंस इन द बैकड्रॉप ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर। ओके, aim to the simulate and the validate combat operation in the challenging river Rhine and the all terrain environment। आप देख सकते हो यार, हम अगर चाइना अगर अक्साई चीन वाले पार्ट पे अगर वॉर होता है तो वहां पर पूरा हिली है, पाकिस्तान साइड से वॉर हो तो वहां पर प्लेन वाला पार्ट है, और वही देखते हैं बांग्लादेश से अगर उस साइड से अगर कुछ वॉर जैसा हो तो वहां पर रिवर राइन वगैरह ज्यादा है, ठीक है। तो हमें एक्चुअली हमारी जितनी डिफेंस फोर्सेस है, जितने भी जो आर्म फोर्सेस हैं, तो हमें सबके लिए रेडी रहना पड़ेगा, चाहे वो हिली हो, चाहे प्लेन हो, चाहे रिवर हो, हमें हर जगह से लड़ना आना चाहिए। और हमारे जो टूल्स है, हमारे वेपन्स है, वो ऐसे ही होने चाहिए कि हर जगह हमें बेनिफिट करवाएं। द एक्सरसाइज फीचर द इम्प्लीमेंटेशन एंड द असेसमेंट ऑफ रिसेंटली एक्वायर्ड द एडवांस weaponry, military equipment and the cutting edge battlefield technology with the Indian Army। तो उस एक्चुअली जो तीसरा प्रहार जो एक्सरसाइज है इसके अंदर जो भी रिसेंटली एडवांस तो हमारी जो वेपन्स है वो सब इसके अंदर यूज की, और एक प्रकार से पूरी दुनिया और बांग्लादेश को बताया गया कि अरे भैया अगर तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ तो ना ही सोचो तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हम तो एकदम रेडी है, अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, कुंभ की बात करते हैं। अब बोले ये तो कौन सा कुंभ, अभी अभी तो गया है सर, नहीं, एक और कुंभ होता है जो उत्तराखंड में होता है और उस कुंभ का नाम है पुष्कर कुंभ। अब बोले पुष्कर तो राजस्थान के अंदर है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का वो मंदिर है, यस वो है तो सही, मगर ये उस कुंभ की बात नहीं की जा रही, ये हो रहा है केशव प्रयाग जो है कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर, और ये हर 12 साल में ये होता है पुष्कर कुंभ, बिगिन एट द केशव प्रयाग आफ्टर 12 ईयर्स। ओके, देखते हैं फोटो, आप देख सकते हो इस प्रकार से कुछ रहता है। ओके, अब बोले क्यों 12 साल के बाद, उसके पीछे भी कारण, हाँ सबके पीछे कहानियां हैं। और कहां पर होता है ये कुंभ, आप पता ही है, कुंभ के पीछे ये रहता है कि जो नदी रहती है वहां स्नान करना पड़ता है और उससे हमें पुण्य मिलता है, या हमारे पाप है वो सब निकल जाते हैं, ऐसा मानना है। ओके, यस, इधर आ जाता है केशव प्रयाग इन द माना विलेज। एक्चुअली केशव प्रयाग है भी कहां पर, तो एक माना विलेज है नियर द बद्रीनाथ धाम एट द अलकनंदा। एक्चुअली क्या है कि सरस्वती जो हमारी 2 नदियां हैं, एक तो अलकनंदा है और एक है सरस्वती रिवर, यहाँ पर इन दोनों नदियों का जो मिलन होता है ना, वो विलेज है माना विलेज। और ये कहां पर है माना विलेज, उसे बोलते हैं केशव प्रयाग है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब ये क्यों मनाया जाता है, क्यों तो छोड़ो, क्यों तो इसके काम करते हैं कि कब मनाया जाता है, कि रिलेशन इसके पीछे क्या एक धार्मिक है, ट्रेडिशन क्या है। तो व्हेन द जुपिटर प्लेनेट जुपिटर एंटर द जेमिनी साइन वंस इन द 12 साल में एक बार ही ऐसा होता है, और उस समय हम क्या करते हैं, पुष्कर कुंभ मनाते हैं। ओके, इसमें कैसा रहता है कि साउथ इंडिया के अंदर जो वैष्णव प्रवृत्ति, वैष्णव वाले जो वैष्णव लोग रहते हैं, ठीक है, जो वन टाइप ऑफ द ब्राह्मणी रहते हैं, वो वहां पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो एक्चुअली जो ये फेस्टिवल या फिर जो इवेंट है वो नॉर्थ से ज्यादा या सेंट्रल से ज्यादा साउथ इंडियंस जो हमारे हैं भाई है उनके लिए ज्यादा है। क्लियर है? चलो फिर अब नेक्स्ट न्यूज आपके सामने वो है 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे के बारे में। अब की बार बहुत सारे दिन आ गए, क्या करें, दिन बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। म्यूजियम डे की बात करते हैं। ओके, वेट, इसको ऑन तो कर लेते, यस, म्यूजियम डे की बात करते हैं। तो ये
1977 में एक प्रकार से ऑफिशियली क्रिएट किया गया था कि भैया हम क्या करेंगे, 17 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाएंगे। ओके, व्हेन अ रिजोल्यूशन अप्रूव्ड बाय द ICOM जनरल असेंबली इन मॉस्को वाज अडॉप्टेड। ओके, थीम क्या है, द फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम इन द रैपिडली चेंजिंग द कम्युनिटीज। मोस्ट टाइम भी द फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग द कम्युनिटी। अब क्या है, देखो म्यूजियम बनाते ही क्यों है, म्यूजियम में एक्चुअली मेमोरी रखी जाती है, हमारा इतिहास, हमें इतिहास देखना हो तो म्यूजियम में जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बोरिंग सा लगता है बट काफी, अगर जिसको अगर देखना हो कि भैया हमारे इतिहास के बारे में, उसके लिए काफी सही जगह है। ओके, और यही बताती है हमारे आगे वाली जनरेशन को कि भैया पास्ट में क्या हुआ था। ओके, तो ICOM द, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द म्यूजियम इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द म्यूजियम एंड म्यूजियम प्रोफेशनल्स। It was created in 1946 and is dedicated to promoting and the protecting cultural and natural heritage. Okay, तो ये आपका हो गया about the ICOM। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। ओके, on one mission, वन मैसेज, वन भारत, कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, सब वन वन हो लग रहा है। ओके, 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन विल सून एंगेज की नेशन अंडर द ऑपरेशन सिंदूर। एक्चुअली क्या हो रहा है अभी, देखो पाकिस्तान कैसा है बताएं, अब जैसे जो वॉर हुआ उसमें आप सबको पता ही है, क्योंकि हमने प्रूफ रखे है पूरे वर्ल्ड के सामने कि भैया हमने किन किन साइट्स पे हमने टारगेट किया, और मैंने खुद ने आपको लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल बताया है कि बावलपुर हो गया और कहाँ पे लोकेशन में उन्होंने टारगेट किया है और वो क्या हब थे, नुकसान कितना हुआ है, अब वो भी डिक्लेयर हो गया और काफी चीजें अभी आनी धीरे धीरे बाकी है। ठीक है, तो इंडिया ने काफी हार्म किया है पाकिस्तान को, आप बोल सकते हैं इस बात पे। ओके, अब क्या कर रहा है पाकिस्तान, डे बाय डे ऐसी वो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके PM है और उसके बाद में उनका आर्मी का जनरल है। ठीक है, तो ये सब के सब इतनी फेक न्यूज फैला रहे हैं, और ये आप बोल सकते हैं इतने फेक में भी पूरे वर्ल्ड में इतना बोल सकते हैं, इतना है कि लोग धीरे धीरे वो फेक झूठ को भी इतना सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग, और इतना बार बार झूठ बोला जा रहा है कि अब वो सही लग रहा है दुनिया वालों को। इंडिया इस रेस के अंदर थोड़ा पीछे है। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका रहेगा इंफॉर्मेशन वॉर बोला जाता है, तो इंडिया इसमें पीछे चल रहा है। तो इंडिया इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि हमारे 7 डिप्लोमेट्स, एक प्रकार से डेलीगेशन, डिप्लोमेट तो नहीं डेलीगेशन बनाया गया, ऑल पार्टी, जिसके अंदर ओनली बीजेपी और करंट गवर्नमेंट वाले लोग नहीं होंगे, और भी पार्टी वाले लोग होंगे, और वो क्या जाएंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मंच पे जाएंगे, कंट्रीज पे जाएंगे, और वहां पे बताएंगे कि भैया हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है और क्यों करना पड़ा ये ऑपरेशन सिंदूर हमें, और उसके करने पे हमने क्या क्या चीजें हमने अचीव की है वो भी एक प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, जिससे क्या रहेगा एक वर्ल्ड में एक अच्छा मैसेज जाए और हमारी इमेज भी एकदम बढ़िया रहे। इमेज बोली अच्छी तो है, पर किसी पे आप वॉर करते हो वो इतना अच्छा भी नहीं रहता। ठीक है, तो ये है एक प्रकार से इस मैसेज और ये इनिशिएटिव। ओके, अब एक पूरी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ के बताता हूँ। मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट अफेयर्स किरण रिजिजू, इन्होंने एक प्रकार से लिस्ट है वो रिलीज की है MP एंड डिप्लोमेट की, हु विल बी द पार्ट ऑफ द ऑल पार्टी डेलीगेशन फॉर अ डिप्लोमेट मिशन। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, द डेलीगेशन विल रिप्रेजेंट इंडिया स्टैंड्स ऑन द टेररिज्म अगेंस्ट द पाकिस्तान फॉलोइंग द ऑपरेशन सिंदूर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 7 लोग जाने वाले हैं, उनका नाम भी मैं आपको बताता हूं, बस इसका स्लोगन क्या है इस इनिशिएटिव को, वन मिशन, वन मैसेज एंड वन भारत। ओके, चलो ये भैया आपके सामने 7 लोग हैं, आप देख सकते हो सकता है कि फ्यूचर में इनकी संख्या और कोई बढ़ जाए। ओके, तो देखते हैं, MP लीडिंग द डेलीगेशन फॉर द डिप्लोमेट आउटरीच ऑन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। जो पहले आप देख सकते हैं उनका नाम है शशि थरूर, जो कहाँ से है भैया, इंडिया से ही है, बट कौन सी पार्टी से है, कांग्रेस से है। देखते हैं, इनका काफी इंग्लिश अच्छा है, और जब भी मतलब इन्होंने जो अपनी करंट गवर्नमेंट ने सही बंदे को चुना है, आप बोल सकते हैं सेलेक्ट किया है इस काम के लिए। ठीक है, जैसे ये बोलते हैं, ठीक है, पूरा वर्ल्ड सुनता है जब ये बोलते हैं, ऐसा सब बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड आप बोलते हैं रविशंकर प्रसाद है जो बीजेपी से है, संजय कुमार झा है वो JDU से है, और आपका रहेगा बैजयंत पांड्या है, ठीक है, ये बीजेपी से है, और आपका ये नेक्स्ट है आपका करुणानिधि, ये है DMK से, और सुप्रिया सूले है NCP से, और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से। फोटो भी आपके सामने रखे हुए हैं जिससे आपको फेस पता चल जाएगी कौन सी पार्टी से।
ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको डिटेल में फिर से देखनी हो, एक बार रिवाइज करना हो, तो इन सब के आपको जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। अभी व्हाट्सअप चैनल भी हम लोग बना रहे हैं, वहाँ पर भी सबके आपके पीडीएफ है, मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपका एग्जाम नियर बाय आए तो उसमें फटाफट आप पूरा वीडियो आपको देखने की नीड ना पड़े, और जो पीडीएफ है वही रीड करो, आपका काम बन जाए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आगे चलते हैं। तनोट माता मंदिर एक्चुअली राजस्थान में आया हुआ, राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर आया हुआ है तनोट माता मंदिर। ऐतिहासिक मंदिर है और इसका कनेक्शन इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ में, बीएसएफ के साथ में। ओके, तो देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ मंदिर ये दिखता है। और ये वहाँ पर जो पाकिस्तान ने उस समय हमला किया था, तो ये सब उनकी वॉरहेड्स वगैरह है। ओके, जो बमबारी की थी, हैवी बमबारी की थी, वो सब इसके अंदर एक प्रकार से म्यूजियम बनाया हुआ है। ओके, वहाँ पर लोग जाते हैं, विजिट करते हैं। पर जैसे इंडिया पाकिस्तान की ऐसी भी टेंशन जैसा माहौल हो गया था, तो इस मंदिर को बंद रखा गया था कुछ समय के लिए। अब वो फिर से स्टार्ट कर दिया है, रिज्यूम कर दिया है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। और मैं इसका थोड़ा हिस्ट्री भी लेके आ गया हूँ आपके सामने। ओके, हिस्टोरिक तनोट माता टेम्पल, अ 1200 ईयर 1200 ईयर ओल्ड हिंदू टेम्पल है नियर द इंडो पाक बॉर्डर इन द जैसलमेर। कितना पुराना मंदिर है भैया। ठीक है, फिर से रीओपन कर दिया है फॉर दी विजिटर्स। ओके, और ये तनोट राय एक्चुअली डेडिकेटेड टू द तनोट राय एंड द हिंदू जो गॉडेस है, हमारी जो माता है, वो कौन सी माता है? हिंगलाज माता। ठीक है, हिंगलाज माँ के प्रकार से ये जो मंदिर है वो डेडिकेटेड है। ओके, और थोड़ा अपने देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लोकल लेजेंड, द टेम्पल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ ग्रुप ऑफ द लोकल ट्राइब्स हु वर्शिप्ड एट द गॉडेस तनोट राय। तो वहां का जो 12 साल के पहले जो उनके जो लोकल ट्राइब होगा, उन्होंने इसको बनाया है पूजा करने के लिए। 1965 से लेकर 1971 ड्यूरिंग द इंडियो पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उस समय एक्चुअली तनोट माता का जो मंदिर था उसके ऊपर बहुत सारे वॉरहेड वगैरह फेंके गए थे उसके आजू बाजू वाले। तो जैसे कोई भी बम, हैवी बमबारी की थी, पर बमबारी जितने भी उन्होंने वॉर वगैरह फेंके थे, ठीक है, वो कोई बम फूटा ही नहीं। ठीक है, जिससे कि लोगों की और आस्था बढ़ने लगी, और जो प्रोटेक्ट किया, आप बोल सकते हैं कि उस वहां पर एक देवीय ऐसी प्रकार से एक एनर्जी है जिसने प्रोटेक्ट किया हमारे बीएसएफ के लोगों को। और इसी कारण की वजह से अभी का जो ये मंदिर है उसका पूरा मैनेजमेंट कौन संभालता है? बीएसएफ संभालता है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत आपको कहानी इसकी समझ में आ गई होगी, पढ़ के बताता हूँ। टेम्पल गेन द वर्शिप द रिकॉग्नाइजेशन व्हेन इट सर्वाइव्ड हैवी बॉम्बारिंग अनहार्म्ड वीच फॉर द स्ट्रेंथन द बिलीफ इन द बिलीफ। तभी तो बड़ा कि कुछ हुआ होता है, तभी तो अपना बिलीफ होता है। द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द देइटी अमंग द लोकल एंड सोल्जर्स, दोनों के बीच में एक प्रकार से पॉजिटिव एक उनका एक बिलीफ बैठ गया कि हाँ भैया ये माता है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, चलो, तो ये हो गया तनोट के बारे में हो गया। अब क्या करें, अभी जितनी भी न्यूज़ बन रही है सब के सब ऑपरेशन और इन सब के बारे में बन रही है, और बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, तो इसकी वजह से हमने सब के सब आप लोगों के लिए कवर भी कर रहा हूँ। ओके, तो बट सब ये न्यूज़ है वो एक थीम पे जा रहा है, वो थोड़ा सा हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि और न्यूज़ बने तो अच्छा लगे। अब देखो क्या है, ऑपरेशन केलर इन द कश्मीर, एक और ऑपरेशन निकाला है केलर के अंदर। केलर क्या, सॉरी, इसका नाम ऑपरेशन, ये से किलर भी बोल सकते थे, मगर कैसा रहता है कि किलर है ना, वो अगर आप गूगल यूट्यूब पे किलर वर्ड ये जाता है तो उसे क्या एक प्रकार से बंद कर दिया, जैसे रोक दिया जाता है। मगर हम अभी चाहते हैं कि हम इंडिया क्या क्या कर रही है टेररिज्म को रोकने के लिए, तो उन्होंने उस वर्ड को वर्ड प्ले किया है, तो उसे ऑपरेशन किलर स्टार्ट किया। अब आपको पता ही है या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे आतंकवादी छुपे हुए हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि भैया कुछ और भी बड़ा किया जाए कश्मीर के अंदर। ठीक है, अब ये बात हमारी एजेंसीज को पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, ढूंढ के लोगों को नहीं, आतंकवादियों को मार रहे हैं, और वही आपका ऑपरेशन केलर। द इंडियन आर्मी लॉन्च काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन द सोकेल केलर। और ये केलर एक्चुअली एक जगह भी है, उससे भी ये नाम एसोसिएट है, उससे भी ये दोनों का इसका रीजन है। और सोफियान जम्मू कश्मीर, तो जगह मैंने आपको बता दी। The operation named Operation Keller was based specific intelligence inputs from a राष्ट्रीय राइफल यूनिट। आप राष्ट्रीय राइफल एक्चुअली वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर पोस्टेड है। ये जो आर्मी रहती है उसका एक विंग है, उसके अंदर एक प्रकार से एक यूनिट आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय राइफल। काफ़ी मतलब हाईली प्रोफेशनल आप इसके अंदर बोल सकते हैं। आर्म के जो कमांडोज वगैरह रहते हैं, ओके, यही लड़ते हैं ज़्यादा, मतलब ये फ्रंट लाइनर्स है, ओके, टेररिज्म के खिलाफ। ओके, हो गया, डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो अच्छा है,
ढूंढ ढूंढ के मारे। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ था और मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पूरे कैपिटल मार्केट को ये करता है, रेगुलेट करता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी अबाउट सेबी। सेबी एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इनिशिएट द निवेशक शिविर। अब भैया अगर आपने ये न्यूज नहीं पढ़ा है, निवेशक मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर समिट बोल सकते हैं इंग्लिश में देखते तो, इन्वेस्टर समिट। अब इन्वेस्टर मतलब कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट मतलब सेबी, तो आप ऐसे तुक्का भी मार के भी आंसर आप ला सकते थे। अब कोई भी समिट है, इन्वेस्टर है, तो क्यों करेंगे, अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिससे लोगों को पता चले कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है और कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, जिससे फ्रॉड आपके साथ ना हो। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं कि कौन सी अथॉरिटी है जो देखती है। तो IEPFA करके एक अथॉरिटी है, इसका पूरा नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द सेबी जॉइंटली कन्वेड द स्ट्रेटेजिक मीटिंग द लॉन्च द निवेशक शिविर। ओके, अब ये क्या करेगा, ये तो जस्ट किसने लॉन्च किया वो मैंने आपको बता दिया। इनिशिएट टू हेल्प इन्वेस्टर रिक्लेम्ड अनक्लेम्ड, ठीक है, कितना बढ़िया वर्ड है अनक्लेम्ड, मतलब अभी तक आपने क्लेम नहीं किया उसको रिक्लेम करने के लिए, उसे क्लेम करने के लिए एक प्रकार से। और किसका किसका क्लेम की बात है, डिविडेंड और शेयर्स का। तो उनको हेल्प किया जाएगा इन्वेस्टर्स को कि भैया जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको क्लेम कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दिया, काफ़ी टाइम हो गया, तो उसे क्लेम करना पड़ता है, वरना आपका अमाउंट है वो लॉक हो जाता है। जब आपका इन्वेस्टमेंट 10 साल के बाद में तो कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो वो RBI अगर आप आपका पैसा अगर सेविंग अकाउंट के अंदर है, वहाँ पर भी 10 साल के लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, या फिर 2 साल तक एक्टिविटी वो अकाउंट तो डोरमेट हो जाता है, और 10 साल तक एक्टिविटी नहीं होती तो उसके बाद में वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट के अंदर चले जाता है। और उसके बाद में अगर आपको फंड चाहिए तो आप इसे रिक्लेम्ड या क्लेम कर सकते हो, एक प्रोसेस रहता है। ओके, अब देख रहे हैं इट इज अ नेशन वाइड इन्वेस्टर असिस्टेंट एंड आउटरीच प्रोग्राम टू द हेल्प इन्वेस्टर रिक्लेम्ड अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड शेयर विद द इजी प्रोसेस। चलो अब जानते थोड़ा इस बॉडी के बारे में कि क्या है ये बॉडी, ठीक है। बॉडी का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ओके, अब ये कौन सा सेक्शन लगता है, 125, और एक्ट कौन सा लगता है, कंपनीज एक्ट 2013। एक्चुअली कंपनीज एक्ट आया था 1956 के अंदर 1956, पर लास्ट जो इसमें कुछ चेंजेस हुए थे वो आपका 2013 में हुए थे, तो 2013 भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये अथॉरिटी है जो ये बॉडी आपको दिख रही है, इसका मेन काम काज क्या है, पहला रहेगा प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स का पैसा है उसको प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट है उनको संभाल के रखना है। सेकंड, प्रमोट द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है, लोगों के बीच में इतनी अवेयरनेस नहीं है तभी तो फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, तो अवेयरनेस फैलाओ, फ्रॉड से दूर रखो। थर्ड वाला है कि फैसिलिटीज रिफंड द अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड शेयर्स, ओके, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फोर्थ वन इज मैनेज द IEPF corpus comprising the unclaimed amount transferred by the companies, उसको भी मैनेज करना है, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको इस बॉडी के बारे में बता दिया, फुल फॉर्म हो गया, कौन से एक्ट के तहत ये अब ये चल रहा है, रेगुलेट हो रहा है, और इसका फंक्शन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, एक कैंपेन चल रहा है और ये एक प्रकार से स्टेट न्यूज है। कैंपेन है आपका वृत्ति कैंपेन, ओके, टू रिसेंट क्लीन केला कॉन्क्लेव। इसको अपने ऑन तो कर लेते हैं मार्कर को, कौन सा कॉन्क्लेव है, क्लीन केला कॉन्क्लेव 2025। शोकेस द इनोवेटिव प्रैक्टिस एंड कलेक्टिव अचीवमेंट इन द वेस्ट मैनेजमेंट। आपको पता ही है डे बाय डे हम डेवलप तो कर रहे हैं, और हमारा वेस्ट कितना हो रहा है, ह्यूमन वेस्ट कितने सारे फैला रहे हैं, ठीक है, उसे रोकना तो पड़ेगा, तभी तो क्या रहेगा, हमारी धरती सुंदर बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए केला गवर्नमेंट ने बढ़िया सा इनिशिएटिव लिया, उसका नाम है वृत्ति। ओके, तो केला लॉन्च द वृत्ति कैंपेन इन द अक्टूबर 2024 टू कॉम्बैट द राइजिंग वेस्ट क्राइसिस थ्रू द मास पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन। ओके, वृत्ति का मतलब ही क्या होता है, क्लीनिनेस ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, क्या बात है, ठीक है। तो बॉडी और माइंड का भी एक प्रकार से क्लीन करना है, उसे बोलते हैं वृत्ति बोला जाता है। इट इज अ स्टेट वाइड बिहेवियरल चेंजेस कैंपेन फॉर द गार्बेज फ्री केरला। ऐसे इनिशिएटिव तो मैं बोलूँ तो आप क्या है कि गार्बेज फ्री भारत या इंडिया हमें शुरू करना चाहिए,
ठीक है, क्यों अपने इंडिया में क्या है कि लोगों की सेंस ही नहीं है। हमारा कितने आप ही देखो, हम डेवलप तो हो रहे हैं बट साथ साथ में कोई क्लीनिनेस डे बाय डे हमारा खराब ही होता जा रहा है। ओके हाँ, कैपिटल में घूम रहे हो तो अच्छा है, कैपिटल के अलावा कोई और सिटीज में आप जाओगे किसी भी स्टेट के अंदर तो वहां पर आपको रियल में इसकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ओके यस, increase the competition among the local bodies for the achieving the 100% garbage free status चाहिए। किसको चाहिए? केरला को। तो केरला ने ये इनिशिएटिव लिया है, गार्बेज फ्री, कचरा मुक्त केरल बनाना है उनको। बढ़िया न्यूज है हमारे लिए, तो अच्छी बात है। पाकिस्तान को वॉर करना, पाकिस्तान के साथ हमें वॉर करना ही नहीं है, मैं तो सिंपल बोलूँ, इसे आप प्यासा रखो, ठीक है, पाकिस्तान को तोड़ दो तो अच्छी बात है। और तोड़ने की जब बात ही चल रही है तो एक बढ़िया न्यूज़ है आपके सामने, ठीक है। बलूच की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, पहले एक काम करते हैं, पाकिस्तान का नक्शा थोड़ा देख लेते हैं, छोटा सा नक्शा है, नेस्तो नाबूद करना चाहिए बट देख सकते हैं कैसा है ये। देखो इधर कितने स्टेट है, आपका रहेगा एक, आपका रहेगा बलूचिस्तान रहेगा, ऑलरेडी भी काफ़ी न्यूज़ में है, अभी वही न्यूज़ अभी आपके मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी कैपिटल है क्वेटा, क्या है? क्वेटा। और एक इनका सिंध प्रांत करके है, सिंध, ये सिंध की जो कैपिटल आपको मिलेगी कराची मिलेगी। ओके, और एक है पंजाब, ये रहा आपका पंजाब, और पंजाब की कैपिटल कौन सी है? लाहौर। और एक आपको मिलेगा आपका रहेगा पेशावर, इस्लामाबाद, ठीक है, ये वाला। और इधर एक मिलेगा आपको गिलगिल बाल्टिस्तान की बात रहेगा, जो ये आपका, आप देख सकते हो, देखो ये आपका अपना प्यारा भारत है ना, ये देखो इधर से ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। अब इसमें से आप देख सकते हो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी किसने ले लिया है? चाइना ने, जिसे बोलते हैं अक्साई चीन, हमारे पास नहीं है। और ये वाला जो पूरा पार्ट है वो हमें बिलोंग करता है, ठीक है। और ये है पीओके, ये हमें पूरा का पूरा हड़पना है। हड़पना क्या है? लेना है। हड़पना इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, ठीक है। चलो, तो ये मैंने थोड़ा आपको पाकिस्तान के बारे में बता दिया। अब देखो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चली रही है, इसके अंदर जो पाकिस्तान को मेजोरिटी जो हिस्सा है, ठीक है, अब जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं सबसे बड़ा स्टेट कौन सा, तो रहेगा राजस्थान, तो वहाँ पर भी सबसे बड़ा स्टेट है वो आपका रहेगा बलूचिस्तान करके, ये वाला, ठीक है। तो ये इनका इतिहास पे भी मैं नहीं जाऊँगा बट बोल सकता है कि इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर ये, ठीक है। तो इन्होंने खुद का एक प्रकार से, इधर आपको ईरान मिलेगा, ठीक है, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ओके, और ये हमारा प्यारा भारत है, और ये इधर आपको तिब्बत मिलेगा, इस प्रकार से रहेगा। और इधर से आपके सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, ओके। ये पूरा का पूरा मैंने आपको मैप बता दिया। अब क्या है, बलूचिस्तान के साथ में आप बोल सकते हैं बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है उनके साथ। इसका इतिहास काफ़ी प्यारा है, अभी कभी फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ करंट अफेयर में रहा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वरना ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी अपनी। तो ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका एक खुद का अलग से देश बने, और वो उन्होंने घोषित कर दिया है, ओके। वहाँ पर उनकी खुद की एक प्रकार से आर्मी बोल सकते हैं, और वो पाकिस्तानी की जो आर्मी के जो लोग हैं उनके साथ वॉर वगैरह लड़ते रहते हैं, चलता रहता है उनका जो आपका बोलते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर चलता रहता है, ठीक है। इस साइड से पाकिस्तान और इंडिया का वॉर चल रहा था, ठीक है, स्मॉल स्केल जो वॉर हुआ आपके आपने जो फेस किया, ठीक है, उस दौरान उन लोगों ने काफ़ी उनकी यूनिट से वो एक्वायर की, पाकिस्तान की आर्मी की, और उन्होंने एक प्रकार से सेल्फ घोषित कर दिया, ठीक है, कि अब से ये हमारा देश है, ओके। वही इस न्यूज़ के अंदर है, और पढ़ते एक बार, बलोच डिक्लेयर, बलोच एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, बोलते हैं ये वाला पार्ट है, देखो ये कौन सा, ये पंजाब, ये इंडिया का पंजाब है, और ये आपका पाकिस्तान का पंजाब, ठीक है। तो ये इसके अंदर पंजाब मतलब कोई पंजाबी वो नहीं है, जो पंजाब में रहता है वो पंजाबी रहता है, वो हिंदू भी होता है, वो मुस्लिम भी होता है, वो सिख भी होता है, एज इट इज बलोच की बात की जा रही है। तो ये इधर जो भी रह रहा है ना वो सब क्या है, बलोच है, ठीक है। और ये काफी टाइम से अपने खुद का देश की डिमांड कर रहे हैं, और उन्होंने घोषित भी कर दिया है, बलोच डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पाकिस्तान, ठीक है। अर्ज यूएन, यूनाइटेड नेशन को एक प्रकार से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें रिकॉग्नाइज करो, आप हमें मानो कि हम एक अलग से देश है, और उसका नाम भी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द बलूचिस्तान। अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहीं भी कोई ऐसा धर्म का मेंशन नहीं किया। इंडिया भी कैसा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वही अगर पाकिस्तान की बात करता है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नाम में ही धर्म है तो वहां पर माइनॉरिटीज कैसे सुरक्षित रह सकती है, ओके। एज इट इज बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा ही है, ओके। तो Baloch nationals leader have issued a symbolic declaration of the independent from Pakistan और ठीक है,
हाँ ये हो गया कि ये साउथ वेस्टर्न के अंदर, आप बोल सकते हैं साउथ वेस्टर्न के अंदर आया हुआ है। और ये किसने घोषित किया एक प्रकार से, किसने, कोई तो इनका लीडर होगा, यस। तो उस की पीपल एक प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो मेन व्यक्ति है, बलोच का लीडर है, वो कौन है, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो की फिगर है आपका मीर यार बलोच करके, नाम आपको याद रखना है ये मीर यार बलोच। एक मिनट में पेन का मार्कर चेंज कर लेता हूँ, कर लिया हमने। ओके, अ प्रोमिनेंट बलोच एक्टिविस्ट है एंड राइटर है, मेड द अनाउंसमेंट बाय द सोशल मीडिया, वही एक्स से घोषित कर दिया कि भैया हम अलग से एक देश बन चुके हैं। और यूएन से उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि हम अलग से हमें देश बनाइए। ओके, बनाइए क्या, एक प्रकार से हमें वो स्टेटस दीजिए। न्यू एंटिटी प्रोक्लेम्ड, ही डिक्लेयर्ड द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। Appeal to UN, Mir Yar Baloch urged to the United Nations to recognize the declaration of the independence। और उन्होंने एक प्रकार से करेंसी को इशू करना, पासवर्ड को इशू करना, ये भी इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया अपने लेवल पे। द मूव हैज री-इनेक्टेड, एक्चुअली हमें उन्होंने यूएन के साथ में इंडिया को भी बोला कि इंडिया भी, हम भी इसके ऊपर काम करें कि आप भी हमें अलग से एक प्रकार से देश बनाइए, मतलब हेल्प कीजिए, जैसे हमने बांग्लादेश को बनाया वैसे। ओके, बनाना ही चाहिए, फुल सपोर्ट करना चाहिए, आई थिंक सपोर्ट भी करते हैं हम अच्छे से। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नीरज चोपड़ा को तो कौन नहीं जानता, ठीक है, हर कोई जानता होगा। 27 साल के हैं और जीवन में क्या क्या इन्होंने अचीव किया है, ठीक है। तो ये टेरिटोरियल आर्मी के अंदर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, टेरिटोरियल जो आर्मी रहती है वो सेकेंड लेन रहती है, ये फुल टाइम आर्मी के पर्सोनल नहीं रहते हैं। ये अपने जो अपना जीवन जी रहे हो तो जीते ही है, बट जब जब हमारे देश को नीड हो उस समय इन लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है, ठीक है। इनको सब प्रकार, उनको सैलरीज भी दी जाती है, ऑफकोर्स कम सैलरी दी जाती है, पर उनको साल का कुछ टाइम है वो सर्व करना पड़ता है आर्मी के अंदर। ओके, तो वो आपका है। अब नीरज चोपड़ा अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये अभी क्या बन गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं, प्रमोशन इनका हो गया है और न्यूज में है। ओके, तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज बीन conferred the honorary rank of the lieutenant colonel in the territorial army। जो ऑलरेडी मैंने टेरिटोरियल आर्मी क्या रहती है ये मैंने आपको बता दिए। 27 साल के ये भाई साहब है, ये क्या खेलते हैं, जेवलिन थ्रोअर्स है, जेवलिन फेंकते हैं, इस प्रकार से कुछ। और हेलिंग द खंडारा विलेज, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका रहेगा, खंडारा विलेज है और पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये हरियाणा के अंदर आता है। अब इन्होंने कुछ बहुत सारी चीजें जीती है, अब बोले क्या जीता है, तो गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है। ओके, तो ओलंपिक हुआ था 2020 के अंदर, 2020 टोक्यो का ओलंपिक था, वहां पर इन्होंने ये जीते थे गोल्ड मेडल, और तभी से इन्होंने, आप बोल सकते हैं पूरे इंडिया में ये छा गए थे। एक ही मेडल आया था गोल्ड वाला, और वो भी नीरज चोपड़ा लेके आए थे हमारे लिए, ठीक है। वही 2024 के अंदर इनको क्या मिला था, सिल्वर मेडल मिला था, उसमें गोल्ड उस समय, जो अभी मेरा नाम तो याद नहीं आ रहा, बट वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं वो भाई साहब, ठीक है, 2024 के अंदर। तो सिल्वर लेके आने के बाद पूरा मतलब इतने खुश नहीं थे अपने, क्योंकि सबको एक प्रकार से उम्मीदें थी कि ये तो भैया गोल्ड लेके ही तो आएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी। इसके अलावा 2023 के अंदर उनको गोल्ड मिला था नीरज चोपड़ा को, ठीक है, और ये वर्ल्ड एथलीट के अंदर था, बुदापेस्ट हंगरी के अंदर हुआ था। तो मैंने कुछ आपके सामने इनके अचीवमेंट्स रखे हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिन्होंने अपने इंडिया को गर्व की अनुभूति करवाई है। चलो, सेमीकंडक्टर, हाँ ये इमेज इतना क्लियर नहीं दिख रहा, हमें समझ सकता हूँ, मगर इसकी न्यूज आपके सामने, सेमीकंडक्टर यूनिट इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो धीरे धीरे अब इंडिया बनना चाह रहा है, सेमीकंडक्टर का हब बनना चाह रहा है। ओके, इंडिया ने ऑलरेडी 5 यूनिट तो हमने सेटअप कर दी है, ये 6ठी यूनिट अभी जो न्यूज के अंदर है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर कहाँ अपॉइंट, कहाँ पर हमने ये सेटअप किया है, वो सब आपने देखेंगे। अब क्या है, सेमीकंडक्टर यूनिट इन द उत्तर प्रदेश, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 1 मोर सेमीकंडक्टर अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ओके, चलो कितना अमाउंट है, कौन क्या है, सब एक एक न्यूज अपनी डिटेल में कवर करेंगे, तो थोड़ा सा रखिए पेशेंस, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया 6ठे नंबर का सेमीकंडक्टर यूनिट है, कहां पर करने वाले हैं, जेवार एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश, नियर, एयरपोर्ट पे नहीं करेंगे, एयरपोर्ट के नियर है वहां पर करेंगे। ओके, ये तो हो गया। ऑलरेडी 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स है वो एडवांस स्टेज पे चल रही है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। यूनिट अप्रूव्ड जॉइंट वेंचर ऑफ द, अब कौन है, कंपनीज कौन सी है, तो एससीएल जो अपने इंडिया की, और फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन कौन सी है पता है, जो फॉक्सकॉन जो आईफोन वगैरह बनाता है वो फॉक्सकॉन है एक्चुअली।
कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? इन्वेस्टमेंट तो 3,700 करोड़, 3,700 करोड़ है, इतना इन्वेस्टमेंट अपने इंडिया के अंदर आएगा और साथ साथ में जॉब जनरेट भी होगी और अपने इंडिया का जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा, इंक्रीज ऑफ जीडीपी। ओके, एंड फॉक्सकॉन है क्या? फॉक्सकॉन के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो फॉक्सकॉन इज अ ग्लोबल मेजर इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन करने में आप बड़ी आप कंपनीज बोल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, टुगेदर दे दोनों ये मिलके क्या करेंगे? टुगेदर दे विल सेट अप अ प्लांट नियर द जेवर एयरपोर्ट एट द यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। डन। चलो, और थोड़ा सेमीकंडक्टर के बारे में हम ये जानते हैं। सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ, अरे कहाँ नहीं यूज होता ये बताइए ना। चाहे वो डिस्प्ले बनानी हो, डिस्प्ले की ड्राइवर चिप्स बनानी हो, मोबाइल फोन्स है चाहिए, लैपटॉप हो, ऑटोमोबाइल है, पीसी है। ठीक है, अभी तो कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, वहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर चाहिए। जो मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ वो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के बेस पे रहता है, उसके अंदर भी रहते हैं। जो ये डिस्प्ले चल रहा है उसमें भी है, इसमें भी है, कहाँ नहीं है, हर जगह है। ठीक है, अब क्या है ये सेमीकंडक्टर, तो देखने से पहले ये 4 प्लांट्स है वो देख लेते हैं कि जो मिशन हम चला रहे हैं इंडिया का, इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन, 4 प्लांट्स इंक्लूडिंग अ फैब एंड 3 असेंबली यूनिट आर इन गुजरात एंड असेंबली एंड द पैकेजिंग प्लांट इन द अंडर कंस्ट्रक्शन इन द असम। मोदी जी बहुत सारा एक प्रकार से बेनिफिट करा रहे हैं गुजरात को, बहुत सारी यूनिट्स वहाँ पर उन्होंने डेडिकेट कर दिया कि भैया गुजरात में सेटअप होगी। ठीक है, जिससे गुजरातियों का डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ साथ में दूसरे स्टेट वाले भी लोग आएंगे। और भी कोई स्टेट को ऐसे बिहार जैसे स्टेट को दे तो ठीक रखे, बट कैसे दे, वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं है, तो गुजरात सुटेबल है। ठीक है, चलो अच्छा है। अब सेमीकंडक्टर होता भी क्या ये एक बार जानते हैं, पता तो होगा बट बेसिक में आपको ये क्या फंक्शन करता है वो देखते हैं। सेमीकंडक्टर एक प्रकार से चिप्स रहती है, हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है इनको मैन्युफैक्चर करने का, उत्पादन करने का। हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है एक प्रकार से टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर प्रोवाइडिंग द एसेंशियल फंक्शनलिटी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस टू प्रोसेस स्टोर एंड ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, तो ये क्या करता है सेमीकंडक्टर, एक प्रकार से प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और ट्रांसफर भी करता है डेटा का, तीनों जगह ये काम होता है। द चिप कंप्राइज इंटरकनेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, आपका रहेगा ड्यूरेल्स, कैपेसिटर्स एंड जो आपका रेजिस्टर्स रहते हैं, इन सब के अंदर ये यूज होता है। ठीक है, चलो इंटरनेशनल यूज पे चलते हैं बच्चों। इंटरनेशनल यूज क्या है? यूएई लॉन्चेस द 10 साल का 10 ईयर द ब्लू रेसिडेंसी वीजा फॉर द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कंट्रीब्यूशन। तो यूएई ने कौन सा वीजा निकाला है? ब्लू वाला वीजा। ओके, यूएई हैज इंट्रोड्यूस्ड द ब्लू रेसिडेंसी वीजा, a 10-year residency program aimed at the attracting individual who have made significant contribution to environment protection and the sustainability। तो एक प्रकार से एक ऐसा इनिशिएटिव निकाल रहे हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा, और इनके लिए ओके। पर्पस क्या है एक बार अपने जानते हैं। पर्पस क्या है? कोई भी चीज ऐसे तो होगी नहीं, कोई ना कोई पर्पस ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। टू रिकॉग्नाइज एंड अट्रैक्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूट्स टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबिलिटी साथ में लानी है, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, ये सब के सब। ठीक है, द ब्लू रेसिडेंसी प्रोग्राम वाज फर्स्ट अनाउंस ड्यूरिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था, फैब में हुआ था, फैब 2025 के अंदर उस समय ये अनाउंस किया गया था एक प्रकार से उन्होंने इस प्रोग्राम को। ठीक है, आवाज क्लियर है? यस क्लियर है, डन। चलो, दिस इनिशिएटिव अलाइव विद द यूएई कमिटमेंट टू द इन्वायरमेंट, उसमें उन्होंने एक प्रकार से कमिट किया था वर्ल्ड के सामने कि हम ये इनिशिएटिव कुछ लेंगे, और वो बनना चाहते हैं, उनका गोल है बिकम अ ग्लोबल हब फॉर द ग्रीन इनोवेशन के लिए। ठीक है, तो अच्छा इनिशिएटिव है, बोल सकते हैं ये फ्यूचर को देख रहे हैं और अभी से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। न्यूज 2 बार आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो, वही है चोपड़ा। यस, स्टेट न्यूज पे चलते हैं। स्टेट न्यूज, आंध्र प्रदेश अपने इंडिया का सदर्न पार्ट में आया हुआ स्टेट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश 2014 के अंदर एक और स्टेट उसमें से टूटा था, वो आपका तेलंगाना था। ओके, अब आंध्र प्रदेश क्यों न्यूज में देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया प्रॉपर्टी टैक्स वेवर फॉर द डिफेंस पर्सोनल।
ओके, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई मिलकत है, एसेट है, संपत्ति है, ठीक है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को एज अ ओनरशिप, क्योंकि आप ओन कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। आप लोग भी, आपका घर है, उसका साल में एक बार आपको एक एनुअल टैक्स आपको देना पड़ता है। एरिया कौन सा है, और वो उस समय उनकी जो म्यूनसिपल, आपको किसको पे करना पड़ता है, जो म्यूनसिपालिटीज रहती है, और गांव में रह रहे हो तो उसका ना पंचायत को आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसा एरिया है, कैसी फैसिलिटीज मिल रही है, कैसे वो म्यूनसिपालिटी और विलेज है वो रन हो रहा है, उसके बेस पे वेरी करता है वहाँ का ये अमाउंट। ओके, तो अपने थोड़ा जान लिया प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। अब आंध्र प्रदेश ने क्या कर दिया पता है, कि जो जो लोग हमारे डिफेंस पर्सोनल है, अब डिफेंस के अंदर क्या रहता है, एक तो रहती है मिलिट्री फोर्सेस और एक रहती है पैरा मिलिट्री फोर्सेस। मिलिट्री फोर्सेस के अंदर तीन आपके आती है, ठीक है, चाहे वो उसके बाद में आपके आर्मी हो, आपकी नेवी हो और एयरफोर्स, तो ये आते हैं। तो इसमें इन्होंने इन तीनों को बेनिफिट नहीं किया, पैरा मिलिट्री फोर्सेस है उनको भी कर दिया। मिलिट्री के बाद में पैरा आती है, पैरा के अंदर जैसे बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, उसके अंदर सीआरपीएफ हो गया, ये सब के सब किस में चले जाते हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अंदर जाते हैं। तो ये कई से भी ओवरऑल सब के सब क्या है, डिफेंस पर्सोनल ही है, ठीक है, सबका काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही है। ओके, तो इन सबको ये बेनिफिट मिलेगा। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव आप बोल सकते हो, सही है, क्योंकि हमें वैल्यू है, हमारे जो आर्म फोर्सेस वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो पर्सोनल है, ओके, जो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो एक प्रकार से रिटर्न दिया गया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस अ प्रॉपर्टी टैक्स वेवर फॉर द होम ओन्ड बाय एक्टिव डिफेंस पर्सोनल। रिटायर वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहले याद रखना। इन ग्राम पंचायत एरिया, वो भी ग्राम पंचायत की बात की जाती है। दिस पॉलिसी अप्लाइड टू द प्रॉपर्टीज जॉइंटली ओन विद स्पाउस and the included personnel from the army, navy and air force, CRPF and the other paramilitary forces, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या सिग्निफिकेंट है एक प्रकार से, हम क्या अब ये इनिशिएटिव क्यों लिया, बोले कुछ भी कर रहे, क्यों कर रहे हैं, कोई तो उसके पीछे हमारा रीजन होगा, क्या हमारी थीम है इसके पीछे। द मोटिव रिफ्लेक्ट द स्टेट कमिटमेंट टू, एक प्रकार से ये हम आंध्र प्रदेश ये बताना चाहता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं आर्म फोर्सेस एंड एक्नोलॉज कर रहे हैं देयर सेक्रीफाइस, उनके त्याग को हम एक प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नोलॉज कर रहे हैं। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। यस, आंध्र प्रदेश ने कर लिया है, ग्रेट इनिशिएटिव बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज पे अपने चलते हैं, बढ़िया न्यूज है, इन्वायरमेंटल आप न्यूज बोल सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एआई सेंड, इसे बोलेंगे एम सेंड पॉलिसी। मिट्टी रहती है ना, जब भी आपका घर बनता है तो कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें मिट्टी बहुत लगती है, और वो मिट्टी कहाँ से आती है, जो आजू बाजू आपके जो नियर बाय जो नदी रहती है ना, उसका खनन किया जाता है। अब आज आप देखो, जहाँ भी आप रह रहे हो उससे कुछ किलोमीटर के बाद में कहीं आपके पास कुछ नदी वगैरह जो है, जहाँ पर 12 महीना नदी अगर पानी नहीं बह रहा है, तो आप देखना रात के 12 बज रहे, 2 बज रहे, 3 बज रहे, वहाँ पर जेसीबी, ट्रैक्टर और ये इसके अंदर में ट्रक्स वगैरह होंगे ही। और वो क्या, भू माफिया बोलते हैं, उसका खनन माफिया बोलते हैं, भू माफिया नहीं बोलेंगे, खनन माफिया इस प्रॉपर वर्ड रहेगा। तो वो क्या रखते हैं कि इलीगल एक प्रकार से वो जितना भी जो है सैंड है वो लेके जाते हैं, उसके अंदर मार्केट में सेल करते हैं। ओके, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है भैया, क्योंकि ये तो चल ही रहा है, क्या हम रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे, गवर्नमेंट इसके लिए प्रॉपर काम भी कर नहीं रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन, एक अल्टरनेटिव हमारे सामने है, आर्टिफिशियल सैंड बना रहे हैं, जिससे वो चीज़ थोड़ी कम हो जाएगी। अब इससे क्या रहेगा, रिवर क्या रहेगा, जो पानी है ना वो रुकेगा नहीं, वो चला ही जाएगा। तो रेत क्या करती है, उस पानी को नीचे लेके जाती है, ठीक है, तो पानी स्टोर हो जाता है। तो इससे क्या रहेगा, आजू बाजू नियर जो फसल है आपके गांव वाली, उसको टाइम पे पानी मिल पाए। अब वो रुकेगा नहीं तो क्या रहेगा, चलता ही रहेगा, आगे में जैसे फ्लड्स वगैरह आ जाएंगे। तो सैंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने आपको सैंड का क्या रोल है, आर्टिफिशियल सैंड क्यों एक अल्टरनेटिव की तरह, वो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव a policy mandating the use of the artificial sand in all government and semi government construction project। इन्होंने बोले, पहले खुद से स्टार्ट करते ना, कि जहां जहां सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट चल रहा है, वहां पर तो यही वाली आपकी सैंड है वो यूज होगी। अप्रूव कर दिया है कि ये अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इनिशिएटिव क्या करेगा, एम टू द कब इलीगल रिवर सैंड माइनिंग, मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा दिया, एंड प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अच्छा इनिशिएटिव है, बढ़िया इनिशिएटिव है। ओके, दिस पॉलिसी हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बाय द रिड्यूसिंग द इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन एंड प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ओके, चलो।
यस, इंटरनेशनल न्यूज आपके सामने। इंडिया रोल ओवर द $50 बिलियन ट्रेजरी बिल फॉर द मालदीव। क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इनका एक बार फोटो देख लो, मोदी जी, और उसके बाद में जो ये मौजू है, मालदीव के प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनके दोनों हाथ मिला रहे, एक बार वो चीज देख लो। एक समय ये मालदीव वाले लोग हैं या प्रेसिडेंट है, काफी एंटी इंडिया था ये व्यक्ति, बहुत एंटी इंडिया चीजें बोलता था। और उस समय क्या कर दिया कि इंडिया और इंडिया के सेलिब्रिटीज जो हैं, ठीक है, उन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया कि देखो मालदीव में कुछ भी नहीं है, ठीक है, छोटा सा देश है, इसकी कैपिटल माले करके है, और इनकी रुपया करके इनकी करेंसी है, और वहाँ की जो भी गवर्नमेंट आप बोल सकते हो पहले ज़्यादा प्रो चाइना थी, ठीक है। उनको ऐसा था कि इंडिया के खिलाफ हमें बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे तो चाइना हमें उनको कोई बेनिफिट कराएगा, बट चाइना ने उनको कुछ खास दिया नहीं, ठीक है। और इंडिया ने भी साथ साथ में, इंडिया के जो लोग हैं, और उन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया कि भैया हम मालदीव में नहीं जाएंगे, कोई वैकेशन वगैरह नहीं मनाएंगे, क्योंकि उनका जितना भी पैसा बाहर से आ रहा है उसका 70% पैसा उनकी इनकम है वो टूरिज्म से होती है, और वो टूरिज्म ज़्यादातर कहाँ से आता है, हमारे प्यारे भारत से आता है, और वही उनका कम से कम हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए एक और चीज, ये तो न्यूज ही है, अभी इस वीक की न्यूज बता रहा हूँ, जो आगे मैं नेक्स्ट वीक लेके आऊंगा। थोड़ा मैं पीछे चल रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे दिन हमारे लेक्चर्स भी चलते हैं, ठीक है, ऑफलाइन मोड के अंदर चलते रहते हैं, तो थोड़ा मैं पीछे चल रहा हूँ, मगर मैं ट्राई करूंगा कि 1 जून से हमारे टाइम पे हमारे वीडियोस आए तो ठीक रहेगा, धीरे धीरे हमारा फ्लो बन जाए। ओके, अब अपने बात कर रहे हैं कि अभी इस वीक या नेक्स्ट वीक से अपना स्टार्ट हो जाएगा कि मालदीव के गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है कि वो इंडिया के अलग अलग स्टेट के सिटीज में जाएंगे, जो बड़ी बड़ी सिटीज है, और लोगों को बोलेंगे, ठीक है, एक प्रकार से यात्रा या अवेयरनेस फैलाएंगे, बड़े बड़ी होर्डिंग लगाएंगे और बोलेंगे भैया हमारे मालदीव में आप लोग आइए, तभी तो हमारा खर्चा पानी चलेगा। तो ऐसा इनिशिएटिव भी वो अभी लेने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया की एक्चुअली पॉलिसी है फर्स्ट नेबरहुड, हमारा पड़ोसी है वो अगर सेफ रहेगा, वो अगर सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे, ठीक है। तो यस, अभी उनकी गवर्नमेंट है या फिर ये मौजू है, उनको भी एक्चुअली इंडिया की ताकत है या फिर इंडिया का जो नेचर है वो उनको समझ में आ गया है, तो इन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया। एक और चीज, अभी न्यूज इसके लिए नहीं है, अभी क्या है कि मालदीव को हम पैसा देने वाले हैं, कितना, $50 मिलियन देने वाले। अरे भैया इनके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, इन्होंने लोन ले रखा है, उनके इंटरेस्ट के पेमेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनको पैसा दिया है कि जिससे वो सरवाइव कर पाए। ये है न्यूज, सिंपल भाषा में बताए तो ये है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है। ऑन May 12, 2025 इंडिया रोल ओवर द 50 मिलियन, अमाउंट याद रखना, 50 मिलियन ट्रेजरी बिल फॉर द मालदीव, एक्सटेंडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द ईज इट द डेट क्राइसिस। देखो नेट टू नेट वर्ड आप देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब हेल्प टू ईज, इजी थोड़ा हो जाए कि डेट का जो क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट की तो सर्विसिंग करनी पड़ेगी ना भैया, आप अगर ज्यादा लोन लोगे तो उनको इंटरेस्ट भी तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, राइट। ओके, इंडिया बोले कर क्यों रहा है, इंडिया की एक्चुअली पॉलिसी है, पॉलिसी क्या है, नेबरहुड फर्स्ट, ये पॉलिसी याद रखना भाई, इसका क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और सिग्निफिकेंस की बात करें, द मूव हाईलाइटेड द इंडिया रोल एज अ रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द इंडियन ओशन रीजन। एक्चुअली हमें भी तो एक प्रकार से बनना है ना कि भैया जो हिंद महासागर है उसके जो आपका रीजन है, ठीक है, उसके अंदर एक ही शेर बैठा हुआ है, वो हमारा भारत है। वहाँ पर ट्राई करते हैं कि और भी कंट्रीज वहाँ पर थोड़ा अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, जैसे चाइना हो, चाहे यूएसए भी वहाँ पर ऑलरेडी है उस रेस के अंदर, ठीक है, बट यूएसए एक प्रकार से एलाई करता है किसके साथ, इंडिया के साथ। ओके, चलो, पैसा किसके थ्रू दिया गया है, कौन सा बैंक है, तो आपका आंसर रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा एसबीआई, इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, जो आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ओके, क्लियर। तो ये मालदीव के बारे में न्यूज मैंने आपको बता दी, पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ओके, आंध्र प्रदेश फिर से न्यूज में, रिन्यूएबल पावर की बात करते हैं, बिल्ड इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, कहां पर, हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर, रिन्यूएबल पावर एक प्रकार से, ठीक है। अब इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा, भयंकर अमाउंट है। बोले आंध्र प्रदेश में भी कहां पर, तो एक अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये एक प्रकार बड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगने वाला है। ओके, तो न्यूज बड़ी प्यारी है,
और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सिग्निफिकेंट की बात करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द सोलर, इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जिससे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होता। ज्यादातर अपने इंडिया की जो एनर्जीज है वो एनर्जी किससे बनती है, थर्मल से बनती है। और थर्मल से मतलब उस समय कोयला की बात कर रहा हूं, उससे क्या रहता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है। ठीक है, तो ऐसी भी एनर्जीज है, जैसे विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, उसके बाद में आपका ये सोलर वाला हो गया। ठीक है, ये सब की सब एनर्जीज को रिन्यूएबल एनर्जीज बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने सोलर हो गया, विंड हो गया, बैटरी स्टोरेज फैसिलिटीज, एंड इज अ पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश टारगेट टू रीच 72 गीगावाट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2029। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है ऑल ओवर इंडिया बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा भी तो इनिशिएटिव, हमारा भी तो एक टारगेट है कि 2030 तक, 2047 तक हमें एक ऐसे देश की तरफ जाना है जहां पर कम से कम पॉल्यूशन हो। आज अपने इंडिया डेवलप है, फैसिलिटीज हर एक चीज अपने इंडिया के अंदर मिल जाती है, बट क्या बेसिक चीज मिल रही है, क्या अच्छा कई बार पानी मिल रहा है, क्या अच्छी हवा मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलो महाराष्ट्र ने कुछ अमाउंट सिक्योर कर दिया है एज एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। महाराष्ट्र साइन 5127 करोड़ एफडीआई डील विद द ब्लैकस्टोन ग्रुप, एक ग्रुप है। ठीक है, उसके साथ उन्होंने एक एमओयू साइन कर दिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने साइन कर दिया है इतने बड़े अमाउंट का। और देखो एफडीआई बड़ा बेनिफिट रहता है, एफडीआई किसी भी स्टेट के अंदर आ रहा है या इंडिया के अंदर आ रहा है तो हमसे वेलकम करते हैं कि आओ भैया हमारे इंडिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, अब इससे क्या होता है वो तो देखेंगे, पर पहले अपने जान लेते हैं कि क्या करता है ये ब्लैकस्टोन। Okay, the Maharashtra government secure a 5127 crore for the foreign direct investment deal with the Blackstone Group for the development of the logistic and industrial park across the state। ठीक है, तो ब्लैकस्टोन का काम समझ में आ गया। ठीक है, ये इसका काम है कि लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट के अंदर वो इस प्रकार के पार्क्स बनाने वाला है। सिग्निफिकेंट की बात करते हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है इससे कितनी जॉब क्रिएट होगी आपके सामने एक अप्रोक्स आइडिया है हमारे साथ, 27,500 जॉब क्रिएट होने वाला, तो अच्छी बात है हमारे लिए। डेवलपर कौन है, कौन इसको डेवलप करने वाला है, उस कंपनी का नाम भी है हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स है, ब्लैकस्टोन एंटिटी उसकी एंटिटी है। डन। एफडीआई के बारे में थोड़ा जान ले। ठीक है, एफडीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके अंदर वो न्यूज़ नहीं है। एफडीआई वही बोला कि जब बाहर से कोई फॉरेन कंट्री से, जैसे अपने इंडिया में एफडीआई आ रहा है, ठीक है, तो बाहर से एक प्रकार से अपने इंडिया में कोई प्लांट है वो स्टैब्लिश कर रहा है। ओके 100% उनकी ओनरशिप रहती है या फिर ज़्यादा ओनरशिप भी रहती है, मेजोरिटी अगर टैक्स रहते हैं तो वो एफडीआई में काउंट होता है। इससे हमें कुछ बेनिफिट्स भी रहते हैं, जैसे जॉब क्रिएट होगा, गवर्नमेंट का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ है वो बढ़ेंगे। तो यही कारण है जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, एफडीआई को इंकरेज करती है और बोले कि आओ भैया, ठीक है, उसे प्रमोट भी करती है। क्लियर है। ओके, नेपाल का एक याला ग्लेशियर है, ग्लेशियर आपको पता ही है पूरा पूरा एक बर्फ वाला पार्ट, ठीक है, जो पानी पूरा कन्वर्ट हो जाता है बर्फ के अंदर और वो सालों सालों से चलता आ रहा है, तो वो ग्लेशियर वाला पार्ट रहता है। एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा के अंदर समझाया है। अब ये जो आपको ग्लेशियर है जो नेपाल के अंदर आया हुआ है, अब ये डेड घोषित कर दिया गया है और डेड होने के पीछे कारण हम ही हैं, क्योंकि डे बाय क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी आप देख सकते हो, अभी गर्मी है, माहौल आप कैसा है, वेदर कैसा आप देख सकते हो, बारिश हो रही है भयानक, ठीक है, तो गर्मी के अंदर ऐसी बारिश होगी और बारिश में जब गर्मी होगी और गर्मी में सर्दी होगी, कैसे चलेगा, पर ये तो होने ही वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके सामने बढ़िया सा एक फोटो रखा हुआ है कि भैया 1982 में कैसा पिक्चर था इस ग्लेशियर का, जिसका नाम है याला ग्लेशियर, और आज कैसा पिक्चर है डे बाय डे। तो ईयर एंड ईयर आपके सामने ऐसा कुछ फोटो है, देखो पूरा बर्फ है, ये प्लेन है। 1996 में आप देख सकते हो जिधर इधर ज्यादा घना आपका इधर जो बर्फ था वो आप काफी कंपैरेटिवली 1996 में कम हो गया है। देखो इधर आपको पत्थर वगैरह सब दिख रहे हैं। 2008 के अंदर तो आप देख सकते हो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर ही ये बर्फ दिखेगा, फिर पूरा खत्म हो गया। 2009 के अंदर ऊपर वाला पार्ट है वो भी एक प्रकार से मेल्ट हो रहा है। 2022 के अंदर अराउंड 70 to 80% पार्ट है वो मेल्ट हो गया था, और 2024 के अंदर तो पूरा का पूरा इधर पूरा मेल्ट हो गया और एक प्रकार से आपको इधर पानी दिखेगा, छोटी सी आपको लेक दिखेगी। तो डेड हो गया ये टोटली। ठीक है, तो याला ग्लेशियर अभी न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, तो हमें पता होना चाहिए कि याला ग्लेशियर है कौन से देश से बिलोंग करता है, तो आपका रहेगा नेपाल।
एक्चुअली क्या नेपाल के जो लोग हैं, वहाँ के लोकल्स है, उन्होंने एक प्रकार से शोक सभा रखी है, आप बोल सकते हैं, उन्होंने शोक व्यक्त किया है, और जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है कि याला ग्लेशियर है वो भी मर चुका है। ओके, यस, इसमें देखते हैं ये कहाँ पर आया हुआ, नेपाल के अंदर, और ये आपका रहेगा लांगटाक वैली। कौन सी है? लांगटाक वैली के अंदर है, सेंट्रल नेपाल के अंदर ये सिचुएटेड है। और आफ्टर इट हैज श्रंक बाय 66% सिंस 1970, श्रंक हो चुका है, ठीक है, पिघल चुका है। और एक ऐसा बोल सकते हैं नेपाल का फर्स्ट लाइकली टू बी डिक्लेयर द डेड, ये पहला ऐसा ग्लेशियर है जो डेड हो चुका है। और ये क्या बता रहा है, इसका पीछे कारण एक ही है, क्लाइमेट चेंज। डन है, ठीक है। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल न्यूज आपके सामने मैंने रखी है ना। चलो, इसी प्रकार मैंने आज का आपका सेशन आपका इधर ही खत्म हो जाता है। पूरे वीक की आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज़ मैंने आपको कवर कर ली है। एक और चीज़ साथ में मुझे याद ये भी पता है कि हमें फाइनेंशियल न्यूज़ और बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ भी लेके आनी, तो वो भी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, ऑफकोर्स आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।